ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को जमकर फटकारा। ममता बनर्जी की सरकार से बेहद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डॉक्टर्स की सुरक्षा का नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में बनेगा। इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। कोलकाता डॉक्टर केस में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई। इसे गंभीर मामला बताते हुए ऐसे सवाल पूछा जिनका जवाब देना आसान नहीं है। डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। कैसे हजारों लोग आरजीकर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। 7,000 लोगों की भीड़ अंदर क्यों चली गई। जिस अस्पताल में डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ वो क्राइम सीन था और ऐसी जगह पर भीड़ के जाने का मतलब क्या है। सबूतों का डैमेज होना, और सबूत जब नष्ट हो जाए तो फिर किसी को गुनहगार कैसे ठहराया जा सकेगा। ममता बनर्जी सरकार का यह दायित्व था कि क्राइम सीन को सुरक्षित किया जाए। सबूतों का डैमेज होना और जब सबूत नष्ट हो जाए तो फिर किसी को गुनहगार कैसे ठहराया जा सकेगा। ममता बनर्जी सरकार का यह दायित्व था कि क्राइम सीन की सुरक्षा की जाए, जो वो करने में विफल रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी पूछा, आखिर प्रिंसिपल ने डॉक्टर केस को सुसाइड केस क्यों बताया। साथ ही प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसलिए डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। ऐसे मामलों में जब जांच चल रही हो तो उस वक्त राज्य सरकार की ऐसी कोई भी कार्रवाई उसे कटघरे में खड़ा कर सकती है। ममता सरकार को ऐसा काम कतई नहीं करना चाहिए था। वो राज्य सरकार की मंशा को लेकर संदेह पैदा करता है जो कोर्ट में उसके खिलाफ जा सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी पूछा कि प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, एफआईआर में देरी क्यों की गई और डॉक्टर की शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया। पुलिस क्या कर रही थी। ये एक गंभीर मामला है। अगर कोई मर्डर या आपराधिक मामला हुआ तो फौरन एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। ऐसे मामलों में एफआईआर में देरी से सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश बन जाती है और साक्ष्यों को प्रभावित भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर चिंतित हैं। पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को दिखाना चिंताजनक है। हम पीड़िता की तस्वीरों और नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था का काम संबंधित राज्य सरकार का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए उत्तरदायी है और ये आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कानून का पालन करवाता है। देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव करने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के हर राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग अलग पुलिस बल है। राज्यों की पुलिस के पास ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों से ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर संकेतों में कहा था कि एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जनसामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। इस वक्त जब पूरे देश में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या की वजह से आक्रोश की लहर है और ममता बनर्जी की पुलिस से लेकर सरकार तक इस सब मामले को दबाने में जुटे हैं, ऐसे वक्त कांग्रेसी कुकर्मों के एक अध्याय पर अदालत ने पूर्ण विराम लगा दिया। 1992 के बहुचर्चित अजमेर सेक्स और ब्लैकमेल कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में 6 दोषियों को मुक़ैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी 6 आरोपियों को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला मेयो कॉलेज के 100 से ज्यादा छात्राओं से जुड़ा है जिनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी। 30 साल बाद इस मामले में फैसले के समय सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन 32 साल बाद आए इस फैसले के पीछे कांग्रेसी छल और दांवपेच की ऐसी कहानी है जो हर किसी को हैरान करने वाली है। इसी दांवपेच और खेल की वजह से पीड़िताओं को न्याय वक्त पर नहीं मिला। उनमें से कई दादी और नानी बन चुकी हैं और कई प्रताड़ना से आजिज आकर आत्महत्या भी कर चुकी हैं। ये मामला 32 साल पुराना है जब अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं को आरोपियों ने फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया था। आरोपियों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीन हुसैन शामिल हैं।
कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ दरिंदगी करने वाले ये दोषी जब कोर्ट पहुंचे तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। दोषी करार दिए जाने से पहले वो एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी गर्दन झुक गई थी। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को अजमेर जेल भेज दिया गया। इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 9 को पहले ही सजा हो चुकी है, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य आरोपी पर एक बिजनेसमैन के बेटे से कुकर्म के आरोप में अलग से केस चल रहा है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। इस मामले में 6 आरोपियों की ट्रायल इसी साल जुलाई में पूरी हुई थी और 8 अगस्त को फैसला आना था, लेकिन अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले के बाद सभी की निगाहें अब सजा की अवधि पर टिकी हैं। आरोपी बहला फुसलाकर पहले छात्राओं का अपहरण करते और फिर आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करते थे। पीड़ित छात्राओं की उम्र 11 से 20 के करीब थी। छात्राएं अजमेर के नामी स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। सनसनीखेज वारदात का खुलासा होने पर राजस्थान की तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने सीबीसीआईडी जांच का आदेश दिया था। अजमेर यूथ कांग्रेस का तत्कालीन अध्यक्ष फारूक चिश्ती गुर्गों के साथ छात्राओं को शिकार बनाता था। धमकी मिलने के डर से पीड़ित छात्राएं पुलिस को बयान देने से कतराती थीं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के ऊंचे रसूख की वजह से भी पुलिस की कार्रवाई होने में आनाकानी हुआ करती थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के आदेश पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मामले में ममता सरकार चौतरफा घिर गई है। कोलकाता के हॉस्पिटल में हुई बर्बर घटना ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक को झकझोर कर रख दिया। ममता बनर्जी रैली कर रही हैं, उनकी पार्टी के नेता धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रही हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सबूत मिटा रहे हैं। ममता बनर्जी के दोहरे खेल से पर्दा सुप्रीम कोर्ट में उठ गया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार पर भरोसा किया और न ममता बनर्जी की पुलिस पर। उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दे दी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की और इस दौरान 3 सदस्यीय बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ पर नाराजगी जताई और कोलकाता पुलिस से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वो ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की टेंशन बढ़ा सकती है। कोर्ट ने सवालों से ही कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कटघरे में ला खड़ा किया। 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई थी। डॉक्टर 36 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रही थी। 10 अगस्त की सुबह वारदात के बाद डॉक्टर के परिजनों को बताया गया कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें बेटी का शव देखने के लिए घंटों इंतजार कराया गया। डॉक्टर की हत्या के बाद ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता पुलिस के रवैये के कारण डॉक्टर्स का गुस्सा फूट पड़ा। रही सही कसर शांतिपूर्ण धरने के दौरान मेडिकल कॉलेज में घुसकर की गई तोड़फोड़ ने पूरी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में इन सभी मुद्दों पर बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को खरी खरी सुनाई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं करना गंभीर विषय है। ये अस्पताल की जिम्मेदारी थी कि एफआईआर दर्ज कराए। केस परिवार को बॉडी देने के 3 घंटे 45 मिनट बाद रात 11:45 पर दर्ज किया गया। आखिर एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? परिवार को शव सौंपा गया कब? कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता है। हमने देखा है कि डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम नहीं होते। ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे काम करेंगे? कोर्ट ने कहा कि ये डरावनी घटना है जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पीड़ित परिवार को बॉडी नहीं देखने दी गई। प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये आरोप सही नहीं है। सोशल मीडिया में तथ्य तोड़ मरोड़ कर दिखाए जा रहे हैं। कोर्ट के सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब सरकार को अगली सुनवाई में देना होगा। इस बीच टीएमसी में असंतोष उभर कर सामने आया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय और नेता शांतनु सेन ने खुले तौर पर इस घटना पर नाराजगी जाहिर की और महिला सुरक्षा पर अपनी ही सरकार को घेर लिया। सुखेंदु शेखर राय ने कोलकाता पुलिस और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की आलोचना की थी। हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में केस दर्ज किया गया, मगर वो अपने बयान पर कायम रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने भी कोलकाता पुलिस और कमिश्नर की निंदा की। पार्टी में ऐसे नेता भी हैं जो ममता सरकार के समर्थन में उंगली काटने और सुरक्षा नहीं देने जैसी धमकी दे रहे हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले विरोध के स्वर मुखर होने पर ममता बनर्जी के लिए ये
शुभ संकेत नहीं है। कोलकाता में बलात्कार के बाद हत्या की शिकार बनी अंडर ट्रेनिड डॉक्टर के परिजनों के वकील ने एक दिन पहले ही कहा था कि ममता बनर्जी ने पीड़ितों को रेड कार्ड तय कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी गवाहों को खरीदती और इस मामले में अभी ममता बनर्जी के चेले चपाटे कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी ने पीड़ित परिवार के साथ जालसाजी करने का प्रयास किया। यह आरोप पीड़िता के पिता द्वारा नियुक्त वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने लगाए। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि कुछ धोखेबाजों ने खुद को डॉक्टर बताकर पीड़िता के परिजनों से संपर्क किया। वकील के नाम पर कुछ कागजातों पर दस्तखत भी करवाए हैं। एडवोकेट भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी की भी आलोचना की। सीनियर अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने 20 अगस्त को अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जब वो दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ संदिग्ध लोगों ने डॉक्टर के वेश में पीड़िता के घर वालों से मुलाकात की। ये जालसाज अपने साथ कोई कागज लेकर आए थे जिसे वो सुप्रीम कोर्ट की याचिका बता रहे थे। उन्होंने इस पर दस्तखत करवाने के लिए विकास रंजन भट्टाचार्य का नाम लिया। इन जालसाजों को ममता बनर्जी का कट्टर समर्थक बताते हुए वकील ने आशंका जताई कि वो लोग ममता बनर्जी के भक्त थे। एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच और जालसाजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका दावा है कि जालसाजों के पास और भी कई गुप्त राज हो सकते हैं। वकील भट्टाचार्य ने पीड़िता के परिजनों को पैसे की पेशकश करने वाली ममता बनर्जी की भी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि आप देखिए, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत निंदनीय है। जहां भी बलात्कार होता है वहीं तुरंत पीड़ित के परिवार से संपर्क करने की कोशिश जुट जाती है और उन्हें पैसे देकर कहती हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। विकास रंजन भट्टाचार्य ने आगे लिखा कि दुर्भाग्य से ममता बनर्जी ने रेप पीड़िताओं के लिए रेड कार्ड तय कर रखे हैं। वकील का मानना है कि बलात्कार की पीड़िताएं कानूनी तौर पर मुआवजे की हकदार जरूर हैं, लेकिन जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। वकील का आरोप है कि ये केस गवाहों को भी खरीदने की कोशिश यहाँ होती है। बकौल विकास रंजन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साथ भी यही हुआ था, लेकिन पीड़िता के परिजनों ने पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीएम के राज्यसभा सांसद भी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान उल्लेख किया कि अस्पताल पर हमला करने वाली भीड़ का मकसद उस सेमिनार वाले कमरे को खराब करना था जहां ये घृणित अपराध हुआ। हालांकि ये भीड़ भटककर उस मंजिल तक पहुंच गई। यहां भीड़ ने उस कमरे को तहस नहस कर दिया ताकि अपराध के सबूतों को मिटाया जा सके। इस हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक व्यक्ति को ये कहते सुना गया, चलो सेमिनार वाले कमरे में चलते हैं। इसके बाद भीड़ ने कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी और इस तोड़फोड़ का शिकार इमारत में मौजूद कुल 18 विभाग हुए थे। इन विभागों में इमरजेंसी रूम, गहन देखभाल इकाई और उच्च निर्भरता इकाई के साथ भंडारण कक्ष, पुरुष वार्ड, वॉशरूम शामिल है। भीड़ में मौजूद लगभग 7000 हमलावरों ने सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ डाला। इस दौरान अस्पताल में तैनात पुलिस कर्मचारी वॉशरूम में छिप गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 27 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी। अदालत केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र पर 27 अगस्त को विचार कर सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, केजरीवाल के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 3 बार अंतरिम जमानत मिली है और पीएमएलए के तहत मामलों में जमानत दिए जाने के लिए कठोर शर्तें भी लगाई गई हैं। सिंघवी ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दी गई नियमित जमानत के साथ ही 10 मई और 12 जुलाई को पारित सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेशों का हवाला दिया। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से निचली अदालत को 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी। सिंघवी ने दलील दी कि जब केजरीवाल को पीएमएलए के तहत लगाई गई कड़ी शर्तों के बावजूद जमानत दी जा सकती है तो उन्हें सीबीआई के मामले में नियमित जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून में वैसे कठोर प्रावधान नहीं है जैसे कि धन शोधन रोधी कानून में है। सिंघवी ने कहा कि मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने ये बात हर जगह कही है। गिरफ्तारी के इस मामले को इंश्योरेंस अरेस्ट कहा जा सकता है। आपने 23 अप्रैल को 9 घंटे तक मुझसे पूछताछ की थी। 24 मार्च को ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार करने तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे जमानत के 3 आदेश मिले और आदेश के बाद मुझे जून में गिरफ्तार कर लिया गया।
केजरीवाल की स्वास्थ्य चिंताओं के संदर्भ में सिंघवी ने अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जमानत का अनुरोध करने वाली एक याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। शीर्ष अदालत ने सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे। इसके बाद सिंघवी ने जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया और पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय कर दी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को 5 अगस्त के बराबर रखा था और कहा था कि सीबीआई के कदमों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने को कहा था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया और ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिना किसी उचित कारण के या अवैध था। अदालत ने कहा कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी के दिन अब गिनती के बचे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को पहले आत्महत्या के तौर पर पेश करने की कोशिश की, फिर सबूतों को मिटाने की कोशिश और घटना के बाद घंटों एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से लेकर मामले में हर स्तर पर भ्रम फैलाना ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हालात और ममता बनर्जी की कारगुजारियों की पूरी रिपोर्ट के साथ राज्यपाल सीबी आनंद बोस दिल्ली आ चुके हैं। अपनी रिपोर्ट वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेंगे। गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन इसके पहले सीबी आनंद बोस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ बंगाल में राज्यपाल के पद पर थे और इसलिए इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि टीएमसी के अंदर भी मामले को लेकर विरोधी स्वर मुखर होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी रेप और हत्या की बर्बर घटना को लेकर एक्शन मोड में हैं। राज्यपाल, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात भी की। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के भी कयास तेज हो गए हैं। अब नजर इस पर रहेगी कि राज्यपाल सीबी आनंद बोस क्या रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मामले को लेकर 3 रिपोर्ट्स मांगी गई थीं, हालांकि अब तक एक ही रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरे समाज के लिए कलंक है और लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। समाज डरा हुआ है और सरकार इसे संभाल नहीं पा रही। बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। इसको लेकर जब राज्यपाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मांग तो मांग होती है, जो भी फैसला लिया जाएगा सोच समझकर और राज्य के हित में लिया जाएगा। बर्बर घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने भी ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में 3 पत्र याचिकाएं दायर कर कहा था कि सीजीआई का मामले को स्वतः संज्ञान लेकर जरूरी आदेश देने चाहिए। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी सीबीआई शिकंजा कस रही है और उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज किया गया। सीबीआई ने 3 दिन संदीप घोष से पूछताछ की। आरोप यह भी है कि घटना के बाद उन्होंने कर्मचारियों के साथ मीटिंग की थी और इस पर किसी तरह का पर्दा डालने का प्लान भी बनाया था और कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की गई थी। इस मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था, जो कि ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर था। आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी 2 दिन किया गया। वहीं जब पुलिस मामले को हैंडल नहीं कर पाई तो केस सीबीआई को सौंप दिया गया और हाथरस मामले की जांच करने वाली अधिकारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया। सीबीआई अब तक 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 36 घंटे पूछताछ हुई। घटना के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वहीं देश भर में मामले को लेकर आक्रोश है और डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह ओपीडी बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।